हाय हेलो एवरीवन। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक्विटास बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे बैंक के Q1 के रिजल्ट कैसे रहे एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है इस बैंक का। इन सारी चीजों को कवर करेंगे। सो एक अंडर वैल्यूड बैंक बोला जाता है एक्विटास बैंक को, बिकॉज इनका प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 1.4 1.45 के आसपास है। हमने भी कुछ टाइम पहले इस बैंक को कवर किया था, उस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था बिकॉज फंडामेंटल्स इनके स्ट्रॉन्ग थे। जो जो इनकी ग्रोथ है, जो एसेट क्वालिटी है, वो लगातार इंप्रूव हो रही थी। बट उसके कंपैरिजन में जो इनका प्राइस टू बुक है वो काफी लो था, अगर हम उसको पीयर से कंपेयर करते थे। लेकिन लास्ट के कुछ क्वार्टर्स देखें तो कंसिस्टेंटली बैंक की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बड़ा डिटोरिएशन देखने को मिला है हमको। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बैंक की एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आया है। सो वही डिस्कस करेंगे कि अभी Q1 में कैसी परफॉर्मेंस है एंड यहाँ से आगे का मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी लग सकती है इसके स्टॉक के अंदर। इनका अगर हम Q1 का रिजल्ट देखें कि बैंक ने परफॉर्म कैसा किया ओवरऑल, तो अगर आप इनका लोन बुक का ग्रोथ देखोगे, ऑलमोस्ट 18% के आसपास की ग्रोथ रही है इस बैंक के लोन बुक के अंदर। तो ये जो ग्रोथ है इनकी 18% की, ये कुछ क्वार्टर पहले 35-40% के आसपास के रेट से बैंक अपने लोन बुक को ग्रो करता था। गाइडेंस इनका 30% था, बट जो एग्जीक्यूशन था वो 35-38% के रेंज में होता था। अभी इन्होंने रिसेंटली अपने गाइडेंस को कम करके 25% किया है। लेकिन अगर हम एग्जीक्यूशन देखें फर्स्ट क्वार्टर में तो ऑफकोर्स बहुत कम है, 18% के आसपास की ग्रोथ है ये ऑलमोस्ट। जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इनके लिए काम कर रहे हैं वो भी इनका हाउसिंग फाइनेंस का प्रोडक्ट है। जो इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है स्मॉल बिजनेस लोन, वो काफी अच्छा कर रहा है। एंड इसके साथ में इन्होंने माइक्रो लैब प्रोडक्ट भी लॉन्च किया अभी रिसेंटली, तो वो भी बैंक के लिए अच्छा कर रहा है। डिपॉजिट फ्रंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्विटास काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 35% की ग्रोथ है इस बैंक की डिपॉजिट में। एंड इनफैक्ट अगर आप इनका कासा रेशियो भी देखोगे तो अभी ये 31% है, लेकिन कुछ क्वार्टर पहले इनका कासा रेशियो 44-45% के रेंज में था। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में आई थिंक सबसे बेस्ट कासा रेशियो इस बैंक ने मेंटेन किया था कुछ टाइम पहले तक। लेकिन जैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, हर एक बैंक का कासा लगातार गिर रहा है, तो उसकी वजह से एक्विटास का भी कासा अगर आप देखोगे तो 31% के आसपास आ गया है। जो डिपॉजिट बुक की ग्रोथ रही है वो इनकी मेनली रिटेल कस्टमर से आई है, तो ये काफी अच्छी चीज है। रिटेल टर्म डिपॉजिट 47% से ग्रो हुआ है इस बैंक के लिए इस क्वार्टर के अंदर। तो डिपॉजिट फ्रंट पे तो एक्विटास ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आया है बैंक के, वो आया है इनके एसेट क्वालिटी के अंदर। तो लोन बुक का ग्रोथ ठीक ठाक है, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन एसेट क्वालिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है एक्विटास का। अगर आप इनका ग्रॉस एनपीए देखोगे तो ये तो उन्होंने वाई वाई नंबर दिया है कि 7 बेसिस पॉइंट से हमारा वाई वाई ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। लेकिन अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, जो मार्च का क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 15 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है एक्विटास के ग्रॉस एनपीए के अंदर। तो 2.52% का ग्रॉस एनपीए 2.67% तक चला गया। एंड क्योंकि आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ा और आपका ग्रॉस स्लीपेजेस बढ़ा, ग्रॉस स्लीपेजेस क्या हो गया आपका, कि फ्रेश एनपीए कितना आया आपका इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, तो ये ऑलमोस्ट 4.5% का स्लीपेजेस आया है इस बैंक का Q1 के अंदर, जो कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 3.8 से 4% के रेंज में रहता है। तो इसमें भी बहुत हाई इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसकी वजह से क्या हुआ, इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया। अगर आप एक्विटास का क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो 3.52% का क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है। ऑफ कोर्स इसमें एक बड़ा रीजन ये भी है कि बैंक को अपना प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ाना पड़ा है। एक्विटास का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो ऑलमोस्ट 55-56% के रेंज में होता था, वो इस क्वार्टर में बैंक ने 70% तक किया है। तो प्रोविजनिंग क्योंकि आपको बढ़ानी पड़ी है, तो उसका एक रीजन है कि आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है। लेकिन साथ में आपका एसेट क्वालिटी भी खराब हुआ है, और उसने भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया आपके क्रेडिट कॉस्ट के नंबर को। एंड जब भी किसी बैंक का क्रेडिट कॉस्ट इतनी तेजी से आप देखते हो बढ़ जाता है, तो आपको डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है उस बैंक के प्रॉफिट के अंदर। एक्विटास का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस बैंक ने रिपोर्ट किया है Q1 के अंदर, जो कि लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें अराउंड 190 करोड़ का नेट प्रॉफिट था बैंक का। तो वाई वाई लेवल पे अगर हम देखें तो 87% का डिक्लाइन आया है एक्विटास के नेट प्रॉफिट के अंदर। ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं बैंक के। आप बोल सकते हो कि प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी 55 से 70%, वो एक बड़ा रीजन रहा। लेकिन उसके पीछे का भी हमको रैशनल समझना पड़ेगा। मतलब आरबीआई ने तो ठीक है ये रेगुलेशन लाया कि अगर आपको यूनिवर्सल बैंक बनना है तो प्रोविजनिंग आपको 70% तक लेके जाना है। लेकिन एक्विटास का की जो मैनेजमेंट है
वो पिछले काफी टाइम से इस चीज को डिले कर रही थी प्रोविजनिंग को बढ़ाने को। अगर आप इनका लास्ट 2 साल का नेट प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना ग्रोथ आई है इस बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर। तो वो जो इतना अच्छा प्रॉफिट आप रिपोर्ट कर रहे थे उसको आप यूज करके ऑफ कोर्स अपना प्रोविजनिंग का नंबर बढ़ा सकते थे। 55 से एटलीस्ट अगर आप 65-67% तक भी लेके जाते तो इतना बड़ा हिट नहीं पड़ता आपको इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो उसको डिले कर रहा था। बहुत धीरे स्पीड पे अपने प्रोविजनिंग को वो बढ़ा रहे थे, जबकि अगर आप इनके पीयर्स को कंपेयर करोगे, उज्जीवन, उत्कर्ष, उनका प्रोविजनिंग बहुत हाई है। इनफैक्ट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने प्रोविजनिंग को 80% तक किया है। तो जब आपके पीयर्स ऑलरेडी अपने प्रोविजनिंग को बढ़ा रहे हैं बिकॉज उनका टारगेट है कि हमको यूनिवर्सल बैंक बनना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेजमेंट का जो है वो लैक ऑफ एग्जीक्यूशन दिखता है, जो उनको इस क्वार्टर में एक बड़ा हिट लेना पड़ा उनके पीएनएल के अंदर। सो रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं बैंक के Q1 के अंदर। अब हमको देखना है कि आगे मैनेजमेंट यहाँ से गाइडेंस कैसा दे रहा है आने वाले क्वार्टर्स का, एंड ओवरऑल कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस बैंक के स्टॉक से हम। सो कॉन कॉल में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ऑफ कोर्स नंबर्स बता रहा है, नंबर्स हमने डिस्कस की, अच्छी ग्रोथ है डिपॉजिट बुक के अंदर। कासा बुक भी बैंक का देखे तो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, वरना इससे पहले लगातार हर एक क्वार्टर में कासा रेशियो कम हो रहा था बैंक का। प्रोडक्ट वाइज जैसा हमने डिस्कस किया कि इनका जो यूज्ड कार प्रोडक्ट है और जो इनका हाउसिंग फाइनेंस का प्रोडक्ट है वो काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस इस बैंक के लिए सिर्फ 6% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर के अंदर YOY लेवल पे। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक्चुअली हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है कि हमको हमारे माइक्रो फाइनेंस का शेयर जो है वो कम करना है पूरे लोन बुक के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम इस बुक को ग्रो कर रहे हैं। तो पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप देखोगे तो एक तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने तो स्टार्टिंग से ही सिक्योर लोन बुक के ऊपर फोकस किया है। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका ऑलमोस्ट 90% बुक सिक्योर्ड है, और उसके साथ में एक्विटास एक दूसरा ऐसा बैंक है जिसने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को बिल्कुल चेंज किया सिक्योर्ड बुक के अंदर, और आज के टाइम पे अराउंड 80% से भी ज्यादा इस बैंक का जो लोन बुक है वो सिक्योर्ड लोन बुक है। माइक्रो फाइनेंस इन्होंने लगातार कम किया है। एक माइक्रो फाइनेंस NBFC होती थी ये 2006-2007 के आसपास, देन 2015 में इनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला एंड वहां से इन्होंने अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट करी। तो पिछला 7-8 साल में अगर आप कोई बड़ा अचीवमेंट बोलोगे एक्विटास का, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि इन्होंने काफी सक्सेसफुली अपने माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो को कम किया है पूरे लोन बुक के अंदर। और जैसे इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है आपका स्मॉल बिजनेस लोन, आपका हाउसिंग फाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल लोन, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्होंने फोकस किया और उसमें अच्छी ग्रोथ मिली है बैंक को। देन बैंक का कहना है कि जो इनका कोविड के टाइम पे जो कंट्रोल इन्होंने दिखाया माइक्रो लैब प्रोडक्ट के अंदर, सो वहां से काफी कॉन्फिडेंस आया एंड अभी ये कंसिस्टेंटली माइक्रो लैब पोर्टफोलियो को लगातार ग्रो कर रहे हैं। लिक्विडिटी के फ्रंट पे बैंक की पोजीशन बहुत अच्छी है। इनका अगर आप क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखोगे तो 86.7% है, मतलब ऑलमोस्ट 87% के आसपास है। और उज्जीवन के बाद ये दूसरा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखता है जिसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो काफी ज्यादा हेल्दी है। और मैनेजमेंट यहाँ से कह रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये नंबर हमारे लिए और अच्छा हो सकता है। अगर इंप्रूव नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट करंट लेवल पे तो इसको हम मेंटेन करेंगे, मतलब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कोई ज्यादा इशू है नहीं बैंक को। देन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का बोलना है कि थोड़ा सा वीक रहता है जनरली, डिसबर्समेंट में ग्रोथ ज्यादा नहीं देखने को मिली है हमें। अप्रैल जो मंथ था वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खराब था, उसके बाद थोड़ी रिकवरी जरूर हुई मई और जून के मंथ में, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम डिलीवर नहीं कर पाए Q1 के अंदर। इसका बड़ा रीजन ये है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट का कहना है कि जनरल इलेक्शन और हीट वेव, इन दोनों रीजन की वजह से हमारा लोन बुक का ग्रोथ नहीं आया और माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो सिर्फ 6% से ग्रो हुआ। लेकिन इनका जो नॉन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है जिसमें बाकी के सिक्योर प्रोडक्ट्स आते हैं, उसका ग्रोथ 21% रहा। तो मतलब उस पार्ट पे तो बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मैनेजमेंट का कहना है कि और भी दो बड़े फैक्टर हैं जिसने हमारे क्रेडिट कॉस्ट को इम्पैक्ट किया। क्योंकि अगर हमारा क्रेडिट कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं होता तो हमारा जो पूरा रिजल्ट है वो इतना खराब नहीं लगता जितना कि Q1 में देखने में लग रहा है। एक तो ऑफकोर्स उनका वही कहना है कि प्रोविजनिंग हमको बढ़ाना पड़ा 55 से 70%, बिकॉज वो RBI का रेगुलेशन आया कि अगर आपको यूनिवर्सल बैंक बनना है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को, तो प्रोविजनिंग उनको 70% तक लेके जाना ही होगा। बाकी कॉम्पिटिटर्स आपके ऑलरेडी उससे हायर नंबर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो आई डोंट नो क्यों ये इतना डिले कर रहे थे इस चीज पे। ये इनको लेना पड़ा जिसकी वजह से हिट पड़ा। साथ में मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर इसको हम एक्सक्लूड भी कर दें, मतलब प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो 70% हम लेके गए हैं
उसको अगर हम एक्सक्लूड भी कर दे फिर भी हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1.42% के आसपास रहता आता है Q1 के अंदर। क्यों? बिकॉज हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी इंपैक्ट हुई है। हम टाइमली रिकवर नहीं कर पाए। Q1 जनरली हमारा थोड़ा वीक क्वार्टर रहता है, तो हमारे स्लीपेजेस के नंबर, एनपीए के नंबर थोड़े से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो थोड़े से हायर लेवल पे रहा है Q1 में। देन मैनेजमेंट का कहना है कि दो मेन प्रोडक्ट है जिन्होंने स्लीपेजेस में कंट्रीब्यूट किया है। तो पहला तो ऑफ कोर्स माइक्रो फाइनेंस है जो लगातार इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा हमारा कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्ट है जिसमें हमको थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब मैनेजमेंट बोल रही है कि कमर्शियल व्हीकल वाले प्रोडक्ट को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है, उसमें स्लीपेजेस जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है उस पे मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी हम उस पे क्लियर नहीं है कि कैसा उसका पोजीशन रहेगा। सो इनका कहना है कि सेकंड क्वार्टर के बाद हम थोड़े से बेटर पोजीशन में रहेंगे कि अपने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो के ऊपर हम गाइड कर पाए कि इसका आगे कैसा ट्रेजेक्टरी रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्वार्टर अभी एंड हुआ है, सितंबर का जो रिजल्ट आएगा अभी कंपनी का अक्टूबर नवंबर में, तो वहां पे चांस है कि मैनेजमेंट थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी दे पाए अपने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को लेकर के। वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है मैनेजमेंट को करंट लेवल की अगर हम बात करें तो। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर हम फ्लोटिंग प्रोविजनिंग को एक्सक्लूड कर दें फिर भी हमारा क्रेडिट कॉस्ट 1.45% के आसपास बैठता है Q1 के अंदर, जो कि हमारी गाइडेंस से बहुत ज्यादा है। गाइडेंस इन्होंने दिया था 1.25% का पूरे साल का क्रेडिट कॉस्ट का, लेकिन Q1 में इनका 1.45% का एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट आया है एक्सक्लूडिंग फ्लोटिंग प्रोविजन। तो ये नंबर बहुत ज्यादा है एंड इस पे भी मैनेजमेंट का वही सेम गाइडेंस है कि क्लैरिटी तभी मिलेगी जब सेकंड क्वार्टर हमारा कंप्लीट होगा, थोड़े से हम बेटर पोजीशन में रहेंगे इस चीज को असेस करने में कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो से हम कितना रिकवर कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। लोन ग्रोथ का गाइडेंस हालांकि इन्होंने मेंटेन रखा है, 25% का ग्रोथ मैनेजमेंट जो है वो टारगेट कर रहा है इस साल के लिए। बैंक कह रहा है कि ऑफकोर्स 17-18% का ग्रोथ आया है हमारा Q1 में, लेकिन हमको कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसको हम अच्छा रिकवर करेंगे। इनका कॉस्ट टू इनकम भी बैंक बोल रही है कि क्योंकि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट टू इनकम भी मोर और लेस करंट लेवल के ऊपर रहेगा, यानी ज्यादा रिडक्शन की इंप्रूवमेंट चांस नहीं है इनके कॉस्ट टू इनकम के अंदर। देन बैंक का जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें 35% की ग्रोथ रही है एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि सेकंड क्वार्टर से क्योंकि आपका फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है और कंज्यूमर डिमांड भी पिकअप करना स्टार्ट करती है, तो हमें ओवरऑल उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा इंप्रूव होगी। देन डिपॉजिट बुक इनका क्यों अच्छा कर रहा है, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि डिपॉजिट के लिए हम एक तो मास बैंकिंग पे टारगेट करते हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, देन उसके बाद हम मास एफ्लुएंट कस्टमर्स के ऊपर टारगेट करते हैं, मतलब उनको ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके देते हैं। एक पूरा फैमिली बैंकिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर का रिटेंशन आता है। तो एक्विजिशन के लिए मास बैंकिंग एंड रिटेंशन के लिए आपका फैमिली बैंकिंग मैनेजमेंट का मेनली टारगेट रहता है। देन इनका कहना है कि रिसेंटली हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे हैं कि जहां पे डिपॉजिटर्स जो हैं वो अल्टरनेटिव एसेट्स को टारगेट कर रहे हैं एंड हमारे अपने बैंक में भी जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीजन है वो काफी अच्छा कर रहा है। एसआईपी के नंबर बढ़ रहे हैं, प्लस आईपीओ में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमने एसबा का फीचर भी लॉन्च किया है। सो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कस्टमर रिटेन रह रहा है हमारे पास एंड हमारा डिपॉजिट बुक लगातार काफी अच्छा कर रहा है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि जो 125 करोड़ का टोटल क्रेडिट कॉस्ट है इस क्वार्टर के अंदर, उसमें से 62 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट अकेले माइक्रो फाइनेंस से आया है। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% इनके इनके क्रेडिट कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन किसका है, माइक्रो फाइनेंस का है, और जबकि पूरे लोन बुक में उसका कंट्रीब्यूशन हार्डली 18-20% के आसपास है। तो कितना सीरियस स्ट्रेस चल रहा है इस बैंक के लिए भी माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो के अंदर, इस चीज को हम समझ सकते हैं यहाँ से। देन इनका ईल्ड अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में 10 to 11 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है इनके ईल्ड के अंदर, जबकि इनका कॉस्ट ऑफ फंड हार्डली 2 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, 2 बेसिस पॉइंट से। बट फिर भी इनका जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो 20 बेसिस पॉइंट से गिरा है। तो उसका रीजन क्या है? मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, एक तो उसका डिसबर्समेंट में ग्रोथ बहुत कम रहा, तो उसने इंपैक्ट किया बिकॉज वो एक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है। दूसरा रीजन ये रहा क्योंकि उसमें स्लीपेजेस बढ़ गए, तो जो हाई यील्डिंग एसेट थे वो भी आपका एनपीए में कन्वर्ट हो गया। सो इन दो रीजंस की वजह से हमारे निम के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। अब अगले 2 साल का पर्सपेक्टिव क्या है? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि जैसा हमने जब बैंक बिल्ड किया था तो इनके जो आई डोंट नो साइज मे बी वो प्रोमोटर है मिस्टर पीएन वासुदेवन, सो उनको जब आप सुनोगे
तो जब बैंक बिल्ड हुआ था, इनका बैंकिंग लाइसेंस इनको मिला था, उस टाइम पे उनका विजन था कि अगले 10 साल के अंदर इनको एक काफी स्ट्रॉन्ग बैंक बिल्ड करना है। और जो कॉस्ट ऑफ फंड है इनके बैंक का, वो बिल्कुल लार्ज बैंक के कंपैरिजन में होगा, मतलब उसके बिल्कुल क्लोज लेकर के जाना है अपने कॉस्ट ऑफ फंड को। बिकॉज जब ये एनबीएफसी थे तब इनका कॉस्ट ऑफ फंड ऑलमोस्ट 9.5-10% के आसपास था। एंड जब ये कन्वर्ट हुए बैंक के अंदर, तब इनका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ करके 13% हो गया। बिकॉज आपको अपने लाइबिलिटीज के लिए अपने एम्प्लॉयज पे खर्चा करना पड़ता है, आपके ब्रांचेस के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना पड़ता है। तो इन अपफ्रंट कॉस्ट की वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहां पे उनका विजन था कि वही अगले 10 साल में अपने कॉस्ट ऑफ फंड को इंप्रूव करके जो बड़े बैंक है इंडिया में उनके उनके क्लोज लेकर के जाना है। अब इनका कहना है कि ऑलमोस्ट 8-9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी हम उस टारगेट से बहुत दूर हैं। उसका एक बड़ा रीजन हमको ये लगता है कि बीच में 2-3 साल कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ। सो अब मैनेजमेंट कह रही है कि अगले 2-3 साल में हमारा टारगेट ये है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बैंक को बिल्ड करें। हमारा आरओए जो है वो कंसिस्टेंटली 2.25% के रेंज में हिट करे, और आरओई हमारा हाई टीन में रहे। हाई टीन का मतलब कितना है, 16, 17, 18% के आसपास का आरओई का नंबर रहना चाहिए बैंक का। अब एस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो अच्छा एस्पिरेशन है बैंक का, गोल अच्छा है, टारगेट अच्छा है। इनफैक्ट आरओए भी अगर आप देखोगे एक्विटास का, तो कोविड के जस्ट पहले पहला क्वार्टर था एक्विटास बैंक का जब इन्होंने 2% का आरओए अचीव किया था। देन उसके बाद लगातार कोविड आया और बैंक का एनपीए बढ़ता रहा। एंड आई थिंक अभी लास्ट कुछ क्वार्टर्स पहले इन्होंने फिर से आरओए 2% के आसपास रिपोर्ट करना स्टार्ट किया था, जब हमने भी इस बैंक को डिस्कस किया था कि एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी लगती है। अब तो वापस 2% से भी नीचे का आरओए हो गया है। तो एस्पिरेशन अच्छा है आने वाले टाइम में, अगले 2-3 साल के अंदर। लेकिन ऑफकोर्स हमको गाइडेंस पे नहीं जाना है, हमको एग्जीक्यूशन देखना है। तो करंटली तो कुछ ऐसा खास डायरेक्शन में बैंक अभी मूव करता हुआ दिखता नहीं है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। देखना पड़ेगा इन चैलेंजेस से कैसे ये फेस करते हैं, ग्रोथ कैसे वापस लेकर के आते हैं, एसेट क्वालिटी को कैसे वापस ट्रैक पे लेकर के आते हैं, और आरओई का नंबर ऐसा इनका कैसे प्रोग्रेस करता है। सो वो चीज ट्रैक करने वाली होगी। लेकिन ओवरऑल गाइडेंस पॉजिटिव है मैनेजमेंट का। देन कंपनी का कहना है कि जो 70% का हमारा प्रोविजन है वो अब हम होल्ड करेंगे, और आने वाले क्वार्टर्स में हमारा टारगेट यही रहेगा कि इसको हम मेंटेन करके चलें। अब इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, क्रेडिट कॉस्ट किस लेवल तक रहेंगे, ये ऑफ कोर्स सेकंड क्वार्टर के बाद हम थोड़ा सा बेटर गाइड कर पाएंगे इस पे। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड जो है हमारा वो दो चीजों से बढ़ता है। पहला तो सेविंग अकाउंट से, जो अभी स्टेबल है ऑलमोस्ट, वहां से इतना नहीं बढ़ रहा है। दूसरा जो है एफडी से। तो एफडी की जब डिपॉजिट, पुराने डिपॉजिट आते हैं रीप्राइसिंग के लिए, तब हमारा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा टोटल डिपॉजिट का 70-75% जो पार्ट है वो ऑलरेडी हमने रीप्राइसिंग कर दिया है। एंड अभी हार्डली 20 से 22% और हमको रीप्राइसिंग करना रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ फंड पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि नियर फ्यूचर में हमको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा। देन एसएमए बकेट इनके बढ़ गए हैं, स्लीपेजेस बढ़ गए हैं, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने 1, 2 या 3 ईएमआईज मिस करी है, वो नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया है बैंक के लिए। तो बैंक कह रहा है कि हमने बाकी डिपार्टमेंट से लोगों को मूव किया है कलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, प्लस और भी ज्यादा हायरिंग करी है हमने। सो हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर में ये नंबर इंप्रूव होंगे। अगेन मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो स्मॉल बिजनेस लोन है और जो व्हीकल फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट है कि वहां से रिकवरी आ जाएगी। जो अनसर्टेनिटी है वो हमको माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को लेकर के है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैनेजमेंट का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अभी इन्होंने नहीं दिया है इस फर्स्ट क्वार्टर के बाद में। उनका कहना है कि सेकंड क्वार्टर के बाद वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। लेकिन लोन बुक के ग्रोथ के गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन रखा है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि लोन ग्रोथ को लेकर के हम इसीलिए कॉन्फिडेंट हैं कि हम माइक्रो फाइनेंस का जो शेयर है वो वैसे भी कम कर रहे हैं अपने टोटल पोर्टफोलियो में, और हम बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जिस पेस पे हमारा बाकी प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, तो हमको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता है कि हम 25% का ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो से, और वहां पे हमको अभी क्लैरिटी नहीं है। तो जब सेकंड क्वार्टर में हमको थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तब हम थोड़ा सा बेटर उस पर गाइड कर पाएंगे। देन मैनेजमेंट का कहना है मैथमेटिकली अगर आप देखो तो हमारे यील्ड पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो हमारा डी ग्रो होता है यहाँ से। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर 5% डिक्लाइन आता है हमारे माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो के अंदर, तो हमारा जो यील्ड है वो ऑलमोस्ट 1.15% तक इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी हम निम पे भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते, वो भी हमको देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में उसका कैसा प्रोग्रेशन रहेगा। देन जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो जो इनका कम हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ये
माइक्रो लैब के प्रोडक्ट को ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज उसका उसका यील्ड भी काफी ज्यादा रहता है। माइक्रो फाइनेंस के आसपास का यील्ड उसमें चार्ज करती है बैंक, तो वो वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल निम इनका किस रेंज में रहेगा ये भी बैंक आने वाले क्वार्टर में गाइड कर पाएगा। उसके बाद इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरी माइक्रो फाइनेंस की सिचुएशन को, कि कैसा सिचुएशन है इंडस्ट्री के अंदर। तो इनका कहना है कि एक्चुअली लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें सिचुएशन काफी अच्छी थी। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ जो सेकंड हाफ था फाइनेंशियल ईयर का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस देखने को मिला था। स्टार्टिंग में ये जो स्ट्रेस है वो कुछ पॉकेट्स में देखने को मिला था, सिर्फ कुछ लिमिटेड एरियाज में देखने को मिला था, लेकिन ये एक्चुअली स्प्रेड हो गया बाकी सारे एरियाज के अंदर, बाकी स्टेट्स के अंदर, सिटीज के अंदर, एंड वहां पे थोड़ा सा ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम हमको देखने को मिला है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें जो कंसर्न वाला चीज है वो ये है कि ये कोई एक्सटर्नल इवेंट की वजह से नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली कुछ इशू हुआ है या कोई नेचुरल डिजास्टर आया है। कंसर्न यहाँ पे ये है कि ये इंडस्ट्री के इंटरनल रीजंस की वजह से हुआ है, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम मैनेजमेंट का कहना है कि जो आरबीआई ने जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर के आया, आरबीआई हर एक माइक्रो फाइनेंस प्लेयर के लिए, जो उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी लाई अपनी अपनी गाइडलाइन से। हमने अरमान की वीडियो में भी बहुत बार डिस्कस किया, अरमान के एनालिसिस में, कि आरबीआई ने जो कुछ रिफॉर्म्स किए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा क्या रहा कि माइक्रो फाइनेंस का जो कस्टमर है वो 1.5 लाख से बढ़ करके 3.5 लाख का उसका एनुअल हाउस होल्ड इनकम आ जाता है। मतलब पहले जिसका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1.5 लाख के आसपास होता था, वही सिर्फ माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में आता था एज अ बोरोवर, उसको बढ़ा करके आरबीआई ने 3 लाख कर दिया। तो सडनली जो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो डबल हो गया। उसके बाद से जो एफओआईआर वाला रेगुलेशन लाया आरबीआई, कि किसी भी जो बोरोवर है उसका मंथली इनकम का 50% तक आप उसको ईएमआई दे सकते हो, माइक्रो फाइनेंस का लोन दे सकते हो। तो ये दो बड़े रेगुलेशन थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैनेजमेंट बोल रहा है कि सडनली ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई। हर एक प्लेयर को दिखा कि मेरा जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्लस उसमें नए प्लेयर्स भी एंटर करने लग गए, उन्होंने भी काफी एग्रेसिवली ग्रो करना शुरू कर दिया। एंड उसकी वजह से ओवरऑल ओवर लेवरेजिंग हुई इस सेक्टर के अंदर, जहां से आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो कई ऐसे बोरोवर्स आपको दिखेंगे जिनका टोटल एक्सपोजर 2 लाख से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि इतने सारे लैंडर्स आ गए, सब लोन देना चाहते हैं, सब ग्रो करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रीड ने आपको इस पूरे सर्कल के बीच में फंसाया है। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि टिकट साइज भी नॉर्मल से बहुत ज्यादा इन्होंने ऑफर किया। सो ये बड़े चैलेंजेस रहे हैं। देन इनका कहना है कि पास्ट में हमने 2010 में ऐसा एक फेज देखा था आंध्र प्रदेश में, जब ऐसा क्राइसिस आया था, वहां पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा था। अब उसको रिजॉल्व कैसे किया था, उस टाइम पे सारी इंडस्ट्री एक साथ आई थी, सबने डिसिप्लिन बिल्ड किया था, ग्राउंड पे उस डिसिप्लिन को एग्जीक्यूट किया। सो वहां से ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव हुई थी। एंड हमें अभी लगता है कि वही सेम चीज हमको यहाँ पे अभी भी करने की जरूरत है, बिकॉज तभी सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे लिए मतलब क्राइसिस तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन स्ट्रेस जरूर है, क्योंकि हमने पिछले 15-17 साल की हिस्ट्री में 15 to 17 ईयर्स की हिस्ट्री जो है एक्विटास की, पहले एज अ एनबीएफसी और अब एज अ बैंक, तो इनका कहना है कि हमने कभी भी ऐसा फेज नहीं देखा कि स्लीपेजेस लगातार बढ़ रहे हो। हमने डीमोनेटाइजेशन का फेज देखा जहां पे 3-4 महीने तक हमारे स्लीपेजेस बढ़े, देन उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो गया। हमने कोविड का फेज देखा जहां पे आरबीआई का वो मॉरेटोरियम आया था, उसके बाद स्लीपेजेस बढ़े, लेकिन अगेन वो भी नॉर्मलाइज हो गया 3-4-5 महीने के बाद। ये जो फेस है इसमें पिछले 9 to 10 मंथ से स्लीपेजेस लगातार बढ़ रहे हैं, एंड वो एक कंसर्न है, सिर्फ इक्विटास के लिए नहीं, इनका कहना है पूरी इंडस्ट्री के लिए वो कंसर्न है। एंड अगेन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सारी इंडस्ट्री एक साथ आए, डिसिप्लिन बिल्ड करे, एक्सपोजर कम करे अपना धीरे धीरे, एंड वहां पे एक्सपेक्टेड है कि फिर चीजें धीरे धीरे चल के इंप्रूव हो सकती है, जैसे कि 2010 से 2012 के साइकिल में हुई थी। सो ये व्यू है ओवरऑल मैनेजमेंट का। देन इनका कहना है कि अब माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर कितना रहेगा, कैसे रहेगा, तो ये टोटली डिपेंड करता है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। बिकॉज अगर अगले 1 से 2 महीने के अंदर इनका जो माइक्रो फाइनेंस का जो सिचुएशन चल रहा है वो इंप्रूव होता है, हर एक प्लेयर डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट अपने ओरिजिनल टारगेट पे स्टिक रहेगा। ओरिजिनल टारगेट क्या है कि धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस के एक्सपोजर को वो कम करेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन यहाँ से और खराब होती है और एनपीए थोड़ा सा और बढ़ता है, तब इनको अपना अपना जो एक्सपोजर है माइक्रो फाइनेंस का वो शार्पली कम करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल व्यू है एक्विटास की मैनेजमेंट का। रिजल्ट अच्छे नहीं है, एंड अगर आप आगे के का गाइडेंस भी देखोगे तो कोई खास क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 25% पे ग्रो कर सकते हैं,
लेकिन अगर ये एनपीए का इशू बढ़ा तब डेफिनेटली आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ करने से भी बचोगे, बिकॉज आपको पहले अपना एनपीए प्रोटेक्ट करना है। सो अभी तो वही पॉइंट है कि थोड़ा सा ट्रैक करें, आगे देखेंगे कैसा सिचुएशन है। प्राइस टू बुक इसका आपको देखने को लगेगा 1.4 1.4 का 5 है। स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो 120 से ऑलमोस्ट 70 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत सस्ता है, वैल्यू बाय है। लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो वैल्यू ट्रैप होते हैं। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, जब तक बिजनेस वापस रिकवर होना स्टार्ट नहीं होगा कोई चांस बनता नहीं है कि यहाँ से स्टॉक में कोई खास रिकवरी आनी चाहिए, बिकॉज एनपीए का इशू बहुत बड़ा इशू है। हमने फ्यूजन के साथ में केस देखा है किस तरीके का वो बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि एक्विटास का भी वैसा हो जाएगा, लेकिन स्टिल हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि बैंक की इंप्रूवमेंट आनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। एक पॉइंट है कि अगर इनका सेकंड क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आता है एनपीए के अंदर और मैनेजमेंट क्लियर हो जाता है कि माइक्रो फाइनेंस का इतना सीरियस इशू नहीं रहेगा, बिकॉज ओवरऑल एक्सपोजर भी इनका सिर्फ 18-20% के आसपास है पूरे बुक में, जो कि उज्जीवन से उत्कर्ष से बहुत कम है। और ग्रोथ का गाइडेंस इनका उज्जीवन से बहुत ज्यादा है, 25% का गाइडेंस है। तो अगर माइक्रो फाइनेंस वाला इशू इन्होंने मेंटेन कर लिया और ग्रोथ जिस तरीके से ये रिपोर्ट कर रहे हैं, प्लस प्रॉफिटेबल भी रहेंगे, हाई प्रॉफिटेबल ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशन है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग बैट बन सकता है। बिकॉज 1.5 1.6 का प्राइस टू बुक चांस है कि वहां से री रेट हो। लेकिन अगेन उसके लिए इंपॉर्टेंट वही है कि आपका माइक्रो फाइनेंस पे क्लैरिटी मिलना चाहिए मैनेजमेंट से कि उसको ये ओवरऑल अच्छे से हैंडल कर लेंगे, एंड क्रेडिट कॉस्ट आने वाले क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।